एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ए.के. तिवारी बुक भाग 1 को, जिसमें हमने 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया था। 8 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसका आधा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आधा चैप्टर जो बचा है वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसमें हम पढ़ रहे थे जनजातीय समाज के बारे में। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है और ए.के. तिवारी भाग 2 बुक मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज से संबंधित अधिनियमों के बारे में, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है उनके बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए कुछ विशेष अधिनियम भी बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो 1955 में आया था। इसे 1976 में क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये आया था 1989 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया था। बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में आया था। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में आया था। अब हम जानेंगे विभिन्न देशों की प्रमुख जनजातियां, मतलब किस किस देश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। न्यूजीलैंड में माओरी और टोकोपिया जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में टेलेंसी, टोगा, लाम्बा, थांगू, बाटू, विचुआना, स्वाजी, जुलू, इंकाता जनजाति पाई जाती है। अमेरिका में डोबू, क्वांटिकल, टुल्बो, अमेरिकन इंडियन, क्रो इंडियन, होपी, इराक्विस, अजीवा, चिरकुहा, अपाचे, रेड इंडियन, हेडा, सिम्सियन, जूनी जनजाति पाई जाती है। कहाँ? अमेरिका में। घाना में रोडग्गा जनजाति पाई जाती है। इराक में कूदे जनजाति पाई जाती है। बर्मा और म्यांमार में पहाड़ी ब्रह्मा पाई जाती है। ये सब क्या है, जनजातियों के नाम है। ब्राजील में बरौरो अरांडा जनजाति पाई जाती है। जामिया में नदेम्बो जनजाति पाई जाती है और नाइजीरिया में नूक और तीस जनजाति पाई जाती है। ग्रीनलैंड में और कनाडा में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। मध्य एशिया में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। श्रीलंका में बेड्डा जनजाति पाई जाती है। मलेशिया में यूकाधीर और तातरार जनजाति पाई जाती है। जापान में आई एनो की जनजाति पाई जाती है। कांगो या जेरे में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अरब में बद्दू जनजाति पाई जाती है और पापुआ में न्यूगिनी जनजाति पाई जाती है। भारत की प्रमुख जनजातियां और राज्य। अब हम जानेंगे विभिन्न राज्यों में, जो भारत में राज्य है उसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में नागा, नबुई और नागा। मणिपुर में कुकी और मैठी जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में लाखर, पाबी, मीजो जनजाति पाई जाती है। मेघालय में गारो, खासी, मिकित, जयंतिया जनजाति पाई जाती है। त्रिपुरा में दियोंग और त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डफला, आपातानी, मेजी, मिश्मी, मिनियोग जनजाति पाई जाती है। असम में गारो, खासी, जयंतिया, दियारा, बोडो, अबोर, लुसाई और नागा जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में लोगा, भूमिक, संथाल, लेप्चा, टोटो जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में बडगा, तोड़कोटा, टोडा, कोटा जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में चेचू, कोडस, सवारा, गढ़वा, गोंड, बहरूपा, बंजारा, टीचू, गिंटूल जनजाति पाई जाती है। केरल में कादर, मोपला, नाचर, उराली जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, ओंगे, जारवा, जारना जनजाति पाई जाती है। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में नोकाडा, यारवा और भारतीय जनजाति पाई जाती है। गुजरात में भील, बंजारा, कोली, टफला, खारी जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र में बाली, बंजारा, कोली जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, बंजारा, कोली, खारी, कलबेला जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरवाल, गुज्जर जनजाति पाई जाती है और जम्मू कश्मीर में बकरावाल, गुज्जर, मुस्लिम धर्मावलंबी, चौपान जनजाति। उत्तरांचल में थारू, भोटिया, खस, बुक्सा, भुक्सा, जौनसारी, राजी, सोक और माही गिर जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में जुआंग, खरिया, करिया, भुइयां, सुथाल, हो, कोल, उरांव
और मुंडू पत्ता जनजाति पाई जाती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा, केला, असुर, भुइयां, गोंड जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील, लंबाड़ी, अम्बू, भूरमारिया, मुरिया, बैगा, मुंडा, कोल और कमार जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कवरड़ा जनजाति पाई जाती है और पंजाब में सांसी जनजाति पाई जाती है। अब देखेंगे हम विभिन्न जनजातियां और उसके अध्ययनकर्ता, मतलब किस जनजाति पे किस राइटर ने अध्ययन किया है। टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स ने किया है। जरना जनजाति का अध्ययन रेडफील्ड ने किया है। जुआंग जनजाति का अध्ययन एन.के. बोस ने किया है। भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया है। थारू जनजाति का अध्ययन एस.के. श्रीवास्तव ने किया है। टोटो जनजाति का अध्ययन बी.के. राय वर्मन ने किया है। मालेर जनजाति का अध्ययन एल.पी. विद्यार्थी ने किया है। महादेवी कोली का अध्ययन जी.एस. घुर्रे ने किया है। बैगा, मुरिया, मारिया, बेरियर एल्विन ने इसका अध्ययन किया है। कमार जनजाति का एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया है। हो जनजाति का डी.एन. मजूमदार ने अध्ययन किया और उरांव जनजाति का एस.सी. राय, जिनका फुल नाम है शरद चंद्र राय, इन्होंने अध्ययन किया है। अरुंटा जनजाति का दुर्की में अध्ययन किए हैं। माओरी और टिकोपिया जनजाति का रेमंड फर्थ अध्ययन करते हैं। टेलेंसी जनजाति का मेयर फोर्टेस ने अध्ययन किया। डोगू जनजाति का आर.एफ. फॉर्च्यून ने अध्ययन किया। डोगू क्वांटिकल का अध्ययन किसने किया? रुथ बेंडिक ने किया। और पुलबो का भी अध्ययन किसने किया था? रुथ बेंडिक ने ही किया था। टोंगा, बांटू और लांबा का अध्ययन मैक्स प्लुकमैन ने किया। थांगू वाटू का अध्ययन रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। लोडग्गा का अध्ययन जैक गुद्दी ने किया। अमेरिकन इंडियन जूनी जनजाति का अध्ययन प्रोबर ने किया। कुर्द का अध्ययन ए.आर. लिंच ने किया। पहाड़ी ब्रह्मा का अध्ययन ए.आर. लिंच ने किया। बरोरो और अरांदा जनजाति का अध्ययन लेवी स्ट्रॉस ने किया। क्रो इंडियन का अध्ययन रॉबर्ट लॉवी ने किया। टोबियान द्वीप का अध्ययन मेलिनोवस्की ने किया। कोटा का अध्ययन मंडेलबॉम ने किया। हर्ष का अध्ययन एस.एस. कालिया ने किया। समोआ द्वीप का अध्ययन मार्गेट मीट ने किया है। होपी का अध्ययन रॉबर्ट मर्टन अमेरिका के जो थे, इन्होंने अध्ययन किया है। इरक्वस अजीबा मॉर्गन ने अध्ययन किया अमेरिका के। और नूब का अध्ययन नेडल ने किया जो नाइजीरिया में पाई जाती है जनजाति। बिचुआना का अध्ययन आई.ए. सपेरा अफ्रीका। स्वाजी का अध्ययन हिल्डा कूपेर अफ्रीका में पाई जाती है। 30 बोहनन ने इसका अध्ययन किया है और ये नाइजीरिया में पाई जाती है। चिरक हुआ अपाचे मॉरिस ओपलर अमेरिका। भील टी.बी. नायक ये किसके कहाँ के थे? भारत के। और नदेम्बू विक्टर टर्नर जाम्बिया। अब हम जानेंगे जनजातियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की 8.6% है। सभी राज्यों तथा क्षेत्रों में जनजातियों की जनसंख्या समान नहीं है, बल्कि काफी भिन्नता है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश है, जो प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय जनसंख्या को निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखेंगे अवरोही क्रम में। इसमें हमें जनसंख्या कितनी है ये याद करना जरूरी नहीं है, पर कितना जनसंख्या किस देश में पाई जाती है ये याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य में कितनी पाई जाती है? 21.1% जनसंख्या पाई जाती है। महाराष्ट्र में ये किसकी जनसंख्या? ये है जनजातियों के बारे में है, जनजाति का प्रतिशत लिखा है यहाँ पर। उड़ीसा में 22.8% पाई जाती है। महाराष्ट्र में 9.4% और राजस्थान में 13.5% और गुजरात में 14.8% जनजाति पाई जाती है। और आरोही क्रम में आइए देख लेते हैं। दमन और दीव में 6.3% जनजाति पाई जाती है। अंडमान एवं निकोबार में 7.5%, लक्षद्वीप में 94.8%, गोवा में 10.2% पाई जाती है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। अब हम जानेंगे प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम। पहले वाला था जनसंख्या के आधार पर। लक्षद्वीप में 94.8% पाई जाती है जनसंख्या किसकी? जनजाति की। ये सारी जो जनसंख्या लिखी है जनजातियों के बारे में लिखी है। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68% मतलब 68.8%। आरोही क्रम।
अब हम जानेंगे आरोही क्रम में। उत्तर प्रदेश में 0.6% जनजाति की जनसंख्या है। तमिलनाडु में 1.1%, बिहार में 1.3% और केरल में 1.5%। पंजाब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ और पांडिचेरी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या नहीं पाई जाती। कहाँ-कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पांडिचेरी राज्य में जनजाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। भारत की संकटग्रस्त जनजातियां कौन-कौन सी है? तमिलनाडु की कोडा, टोटा और उराली जनजाति क्या है? संकटग्रस्त है। मतलब इनकी जनसंख्या कम हो रही है या इन पर किसी न किसी प्रकार का संकट है, खाने पीने प्राकृतिक वातावरण से संबंधित। सिक्किम की लेप्चा जनजाति, छत्तीसगढ़ की कबड़ा जनजाति, उत्तरांचल की जाजी जनजाति, अंडमान निकोबार की ओंगे, जारवा, सोम्पेन। ओंगे की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अब हम जानेंगे विभिन्न जनजातियों में विवाह का स्वरूप और किस जनजाति में कौन सा विवाह होता है। परिविच्छा विवाह कुकी जनजाति में होता है। हरण विवाह गोंड जनजाति में पाया जाता है। परीक्षण विवाह भील जनजाति में होता है। सेवा विवाह खासी और थारू जनजाति में होता है। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में होता है। राजी खुशी विवाह हो जनजाति में होता है। चुटकुटा विवाह थारू जनजाति में होता है। प्रेत विवाह नीर जनजाति में होता है। जनजातियों के संबंध में विचार। अंग्रेज मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए इनके लिए अलग थलग की नीति मतलब आइसोलेशन पॉलिसी का समर्थन किया। जनजातीय जिस क्षेत्र में निवास करती हैं उसे राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क घोषित करने पर जोर दिया। उस क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही। जीएस घुरे जिन्होंने महाराष्ट्र के महादेव कोली जीएस घुरे ने किसका अध्ययन किया था? महादेव के महादेव कोली का जनजाति का अध्ययन किया। द महादेव पोलिस नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी। किसने? जीएस घुरे ने। इनका कहना है कि जनजातियां पिछड़े हिंदू बैकवर्ड हिंदूज ही हैं, अतः इन्हें हिंदू समाज में पूर्णतः आत्मसात कर लेना चाहिए। घुरिये आत्मसात की नीति एसिमिलेशन पॉलिसी का सुझाव देते हैं। जनजातियों के संबंध में तीसरी नीति है वो है एकीकरण की नीति इंटीग्रेशन पॉलिसी का सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इस नीति के अनुसार जनजातियां अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने हेतु विकास की दौड़ में शामिल हैं। उनको अनुकूल सुविधाएं प्रदान किया जाए। भारतीय संविधान में इसी नीति का अनुसरण किया गया है। नेहरू द्वारा जनजातियों के विकास के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख किया गया जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पंचशील सिद्धांत की 5 बातें निम्न है। कौन कौन सी है? आइए देखते हैं। पहली है लोगों का विकास उनकी प्रतिभा के अनुरूप होना चाहिए। हमें उन पर कोई भी चीज लादने की प्रवृत्ति के बजाय उनकी परंपरागत कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है भूमि तथा जंगलों में जनजातीय अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। तीसरा है हमें जनजातीय सदस्यों की टीम को तैयार एवं प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे प्रशासन और विकास का कार्य कर सके। चौथा है हमें उन क्षेत्रों में अति प्रशासन नहीं करना चाहिए या उन पर योजनाओं की बहुलता द्वारा हावी नहीं होना चाहिए। हमें उनकी अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के मत से कार्य करना चाहिए। पांचवा है हमें खर्च की गई राशि के आधार पर नहीं वरन मानव चरित्र के प्रकट गुणों के आधार पर परिणामों को परखना चाहिए। अब हम जानेंगे अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है और जनजातीय क्षेत्र में अंतर। अनुसूचित क्षेत्र जो आता है संविधान की अनुसूची 5 के तहत ये घोषित प्रक्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र क्या है? संविधान की अनुसूची 6 के तहत घोषित प्रक्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में कितने राज्य हैं? 8 राज्य और जनजातीय क्षेत्र में 4 राज्य हैं। संसद विधानमंडल में स्वतः लागू हो जाते हैं क्या? अनुसूचित क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र क्या है? ऐसे कानूनों को राज्यपाल उक्त प्रक्षेत्रों में विस्तारित करते हैं। फिर जनजातीय क्षेत्र राज्यपाल को इन प्रक्षेत्रों के लिए शक्तियां प्राप्त हैं और जनजातीय क्षेत्र क्या होता है? ये स्वशासन पर आधारित होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र पैतृकवादी हैं और जनजातीय क्षेत्र सहभागिता के प्रकार प्राप्त हैं।
अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है और जनजातीय क्षेत्र में जिला और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजा जाता है और जनजातीय क्षेत्र में राज्यपाल प्रतिवेदन नहीं भेजता है लेकिन जानकारी दे देता है। अब हम जानेंगे कुछ अनोखी बातें जनजातियों से संबंधित। खासी जनजाति में मुर्गों और सुअरों की बलि देकर विवाह क्रिया संपन्न की जाती है। तालु केतम कल्याणम अर्थात तली बांधने की प्रथा केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति में पाया जाता है। टोडा जनजाति में कन्या वध की प्रथा के कारण बहुवती विवाह पाया जाता है। किसके कारण? कन्या वध की प्रथा, मतलब वहां पर कन्याओं का क्या किया जाता है? कन्याओं को मार दिया जाता है। खासी व नागा में जनजाति में शिकार नृत्य पाया जाता है जिसमें नागा लोग किसी मनुष्य के सिर का शिकार करके लाते हैं तथा बड़े उत्साह के साथ नाच गान करते हैं, मतलब नाच गान मतलब नृत्य करते हैं, गाना बजाना करते हैं। थारू और जयंतिया जनजाति में भी शिकार नृत्य पाया जाता है जिसमें वे बताने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार उन्होंने जंगली जानवर को थकाकर शिकार किया है। गारो, भील, उरांव, छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य पाया जाता है। इस नृत्य में वे शिकार करने हेतु जाते समय प्रयोग में आने वाले हथियार को रखकर जोर जोर की आवाज करते हैं। उरांव जनजाति में जादुर नृत्य पाया जाता है जो बसंत ऋतु में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। संथाल लोगों में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति में यूथ सेन नामक सर्प की देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसे? यूथ सेन नामक सर्प, मतलब सर्प मतलब सांप। खरिया जनजाति में स्त्रियों को हल छूने की मनाही है। उरांव लोगों को मुख्य त्योहार सरहुल है। किसका? उरांव लोगों का है। इसे साल के पेड़ों पर फूल खिलने का भोज भी कहते हैं। इसे धरती का विवाह नाम से भी संबोधित किया जाता है। उरांव लोगों को एक अन्य पर्व काला लोटा धान के पौधे में दाने पड़ जाने के समय मनाया जाता है। टोडा लोग अपने अनुष्ठान तारों व अमावस्या की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। थारू जनजाति में विवाह का एक रूप चुटकुटा है। थारू जनजाति में हिंदुओं के पर्व दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के चेंचू लोगों में नेता का नाम पेडामेची व सभी निर्णय लेता है। कौन? पेडामेची। कोचीन के कादरों में मुखिया को मुप्पन कहा जाता है। इसमें अपराध का फैसला दो प्रकार से लिया जाता है। पहला शपथ द्वारा और दूसरा कठिन परीक्षा द्वारा। झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं। नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ तथा एकल परिवार को थावची कहते हैं। संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? थारवाड़, और एकल परिवार को थावची कहा जाता है। नायर जनजाति में ही परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। सूडान की न्यू जनजाति में प्रेत विवाह पाया जाता है। इसमें दो समलिंगियों में भी विवाह देखने को मिलता है। श्रीलंका की बेड्डा जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार देखने को मिलता है। वे दोनों एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। डीएन मजूमदार के अनुसार जिन्होंने हो जनजाति का अध्ययन किया, जनजातीय धर्म को बोंगावाद के सिद्धांत पर आधारित मांगा। हो लोगों में बोंगा एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। कौन सी शक्ति? अलौकिक शक्ति माना जाता है। उरांव जनजाति में भी स्त्रियों को हल को स्पर्श करने की मनाही है। मुन्ना जनजाति के लोग पहाड़ की चोटी पर सभी आकार के पत्थरों को नीचे की ओर फेंकते हैं जिससे पत्थर की गड़गड़ाहट बिजली की गड़गड़ाहट से मेल खाए। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से वर्षा होती है। होंड लोग वर्षा के लिए मनुष्य के बलिदान में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है जिस तरह कष्ट सहने वाले की आंख से आंसू नीचे गिरता है, जिस तरह उसके जख्म से खून बाहर निकलता है, उसी तरह बादल से वर्षा होती है। थारू लोग अपने पूर्वजों को दीपावली के दिन रोटी अर्पित करते हैं। जन टोपा और हरबोरी अनुष्ठान हो और उरांव में भी प्रचलित है। हो, उरांव और मुंडा जनजातियों में
धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कनिक्कर युराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाली लोग नायक कहते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है तथा भैंस पालने का काम करती है। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं तथा दुग्धशाला इनके मंदिर हैं जिसमें स्त्रियों को प्रवेश वर्जित है। अब हम पढ़ेंगे कृषक समाज के बारे में, पेजेंट सोसाइटी। इस प्रकार के समाज की उत्पत्ति आज से लगभग 12,000 साल पूर्व हुई थी, जो आज भी पाया जाता है। इसका प्रारंभ खेती और बागवानी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृषि के आविष्कार ने ही लोगों के जीवन में स्थायित्व प्रदान किया। इस समाज में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि है। यह भी कहा जाता है कि कृषि अवस्था से ही समाज में स्त्रीण की उत्पत्ति हुई। कृषक समाज लघु स्तरीय सामाजिक संगठन है। इसमें किसानों का वर्चस्व होता है। वुल्फ द्वारा कृषक वर्ग की अवधारणा दी गई थी। पेजेंट्री की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वुल्फ के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज का औपचारिक अध्ययन की शुरुआत हुई। इस समाज का व्यवस्थित वर्णन रेडफील्ड द्वारा किया गया। अतः कृषक समाज की अवधारणा के जनक रेडफील्ड को माना जाता है। यह मेक्सिको के गांवों के अध्ययन पर केंद्रित है। रेडफील्ड के अनुसार वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। रेडफील्ड अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में कृषक समाज की 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। पहला है कृषक समाज अपेक्षिता एक समरूप मतलब होमोजीनस समाज है। इस दूसरा है इसके सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रख कर करते हैं। तीसरा है कृषक समाज एक अविभेदीकृत और अस्थिरीकृत समुदाय है। चौथा है कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि यह उनसे अनेक क्षेत्रों से प्रभावित होता है। छठा है आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज को एक अवशिष्ट समाज मतलब रेजिडुअल सोसाइटी मानते हैं, अर्थात ग्रामीण समाज से जनजातीय समाज को अलग करने पर जो कुछ शेष बचता है उसे कृषक समाज कहा जाता है। कृषक समाजों की औपचारिक परिभाषा गढ़ने का श्रेय मानवशास्त्री एल क्रोबर को दिया जाता है। क्रोबर के अनुसार कृषक समाज अंश समाज या खंड समाज है, पार्ट सोसाइटी है, और उसकी संस्कृतियां अंश और खंड संस्कृति पार्ट कल्चर है। क्रोबर पुनः लिखते हैं कि कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है मतलब इंटरमीडिएट सोसाइटी है। इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। जॉर्ज फॉस्टर कृषक समाज को आधा समाज मतलब हाफ सोसाइटी कहते हैं। इनका मंतव्य है कि राष्ट्र जैसा बृहद समाज 2 हिस्सों से बनता है। पहले हिस्से में फसल उगाने वाले वर्ग गांव में रहते हैं और दूसरे हिस्से में शहरी क्षेत्रों में रहने वाला उच्च वर्ग आता है। बृहद समाज का फसल उगाने वाले वर्ग से बनने वाला हिस्सा कृषक समाज या आधा समाज कहलाता है। ये किसने कहा है? फॉस्टर ने कहा है। आंद्रे बेते ने 6 ऐसे इन कॉम्परेटिव सोशियोलॉजी में कृषक की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है प्रथम कृषक भूमि से जुड़ा होता है। द्वितीय है दूसरा है ऐसा माना जाता है अधिकांश समाजों में कृषक की निम्न स्थिति है। तीसरा है तृतीय कृषकों को मजदूरों का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में आंद्रे बेते भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं मानते बल्कि इसे मिश्रित समाज मिक्स सोसाइटी कहते हैं। भारतीय समाज की कुछ जनजातियां यथा संथाल, उरांव कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी राय ने उरांव व मुंडा को कृषक कहा है। फ्यूरर हैमन डॉफ ने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है। एफजी वैली ने उड़ीसा के खोंड आदिवासियों को कृषक कहा है। मोटे तौर पर
भारत में कृषक वर्ग संरचना अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन में गढ़ी गई थी। यह भू राजस्व प्रणाली की परिणाम थी, जिसे अंग्रेजी राज में ही तैयार और लागू किया गया था। तब 3 वर्ग थे: भूस्वामी, बटाईदार और खेतिहर मजदूर। डेनियल थारा ने इन 3 वर्गों को इस प्रकार परिभाषित किया है। पहला है भूस्वामी, दूसरा है भूस्वामी मतलब प्रोप्रीटर्स, दूसरा है कामकाजी कृषक वर्किंग पेजेंट्स और तीसरा है मजदूर मतलब लेबरर्स। कामकाजी भाषा में थॉर्नर ने इन्हें मालिक, किसान तथा मजदूर कहा है। धनार्गे ने इन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड, दूसरा है अमीर किसान मतलब रिच पेजेंट, तीसरा है मंझोले किसान मतलब मिडिल पेजेंट और चौथा है गरीब किसान पुअर पेजेंट और पांचवा है भूमिहीन मजदूर लैंडलेस लेबरर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आइए जाने क्या होता है। 1760 में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात जिस नए समाज का विकास हुआ उसे सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज कहा है। इस समाज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। औद्योगिक समाज की क्या विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी? इसमें पूंजी को महत्व दिया जाता है, श्रम का महत्व होता है, मशीनों का महत्व होता है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का महत्व होता है, द्वितीय संबंधों का महत्व होता है, अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, अधिकाधिक लाभ अर्जन किया जाता है, फैक्ट्री प्रणाली होती है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जनसंख्या की बहुलता या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है, व्यवसायों की बहुलता एवं विभिन्नता होती है, धर्म व परिवार का महत्व कम होता है, भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, व्यक्तिवादिता पाई जाती है। किसमें? औद्योगिक समाज में। ये हम सब औद्योगिक समाज की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। सामाजिक स्त्रीकरण एवं विभेदीकरण पाया जाता है, जीवन में कृत्रिमता का बोलबाला है। औद्योगिक समाज में जहाँ एक ओर लोगों को खुशहाली प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति, वेश्यावृत्ति, गरीबी जैसी अनेक समस्याओं से समाज को जूझना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे जॉर्ज सिम्बल के बारे में। जॉर्ज सिम्बल, इनका जन्म हुआ था 1858 में, मृत्यु हुई थी 1918 में। 1907 में इनकी एक पुस्तक आई थी, द फिलोसफी ऑफ मनी। पुस्तक की रचना की जिसमें मुद्रा का दर्शन की अवधारणा दी गई। सिम्बल का कहना है कि मुद्रा व शहर में घनिष्ठ संबंध है। शहर व क्षेत्र है जहाँ मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। मुद्रा के आविष्कार ने समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया है। जिसको मुद्रा प्राप्त हुई उसके लिए तो प्रभु प्रकाश इपिफैनी के रूप में आया, और जिसको नहीं प्राप्त हुई उनके लिए संस्कृति की त्रासदी मतलब ट्रेजेडी ऑफ कल्चर के रूप में आया। समाज की यह आम धारणा है कि मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपनी अधिसंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है। अतः पूंजीपतियों की संस्कृति को सीमेंट वस्तु परक संस्कृति ऑब्जेक्टिव कल्चर कहते हैं। अब हम जानेंगे जॉर्ज सिम्बल की अन्य अवधारणाएं मतलब अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में। सामाजिकता, सोशिएशन, व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंधित संबंधों को जिसमें व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं सामाजिकता कहते हैं। यह समाज का आधार है। रूढ़ अवधारणा मतलब स्टेटोटाइप, ऐसा लोक विश्वास समूह स्वीकृत कोई अचल विचार या भावना जो सामान्यतः शाब्दिक तथा संवेग युक्त होता है रूढ़ धारणा कहलाता है। इसका कोई तार्किक आधार नहीं होता, जिससे इसका परीक्षण भी नहीं हो सकता है। ये समाज के मिथक हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय समाज के प्रचलित जातीय मिथकों के आधार पर समाजशास्त्री नर्मदेश्वर प्रसाद ने द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक की रचना की। अब हम जानेंगे उत्तर औद्योगिक समाज मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। यह औद्योगिक समाज के पश्चात का समाज है। इसका सर्वप्रथम वर्णन अमेरिकी समाजशास्त्री डेनियल बेल ने 1960 के दशक में किया था। बेल को उत्तर औद्योगिक समाज का जनक माना जाता है। सन 1973 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन टूरेन ने द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की। तत्पश्चात सन 1974 में डेनियल बेल की पुस्तक आई, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। डेनियल बेल के शब्दों में उत्तर औद्योगिक समाज से तात्पर्य
एक ऐसे समाज से है जहाँ केंद्रीय महत्व के रूप में संपत्ति व धन संपदा का स्थान ज्ञान लेता जा रहा है, वही शक्ति व सत्ता का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। ऐसे समाज में वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों की अपेक्षा सेवा प्रदान करने वाले उद्योग मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हमारी जीवन शैली, जो अभी तक भौतिक वस्तुओं के निर्माण और शक्ति संचालित मशीनों व कारखानों पर आधारित है, वह तीव्रता से एक नई व्यवस्था में बदलती जा रही है, जिसमें उत्पादन व्यवस्था का मुख्य आधार सूचना व ज्ञान बनता जा रहा है। इस नई व्यवस्था में श्रमिक वर्गों, मिलों, कारखानों में काम करने वाले लोग का स्थान सफेद पोस्ट कार्मिक वर्ग, लिपिक, तकनीक विशेषज्ञ, कंप्यूटर जानकार और अन्य पेशेवर व्यक्ति लेते जा रहे हैं। ऐसे समाज में उद्योगपतियों व पूंजीपतियों के स्थान पर एक नए सामाजिक समूह, वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर का उद्भव हो रहा है। इस प्रकार डेनियल बेल उत्तर औद्योगिक समाज को ज्ञान समाज मतलब नॉलेज सोसाइटी, सूचना समाज, सेवा समाज, सर्विस सोसाइटी और उत्तर कृषि समाज, पोस्ट एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं। विद्वानों द्वारा उत्तर औद्योगिक समाज को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जो निम्नलिखित है। इधर विद्वान दिए गए हैं और इनके द्वारा जो नाम दिया गया है वो इधर लिखा गया है। एलन तुरेन ने तकनीकी समाज मतलब किसको, उत्तर औद्योगिक समाज को क्या नाम दिया है? टेक्नोक्रेट सोसाइटी दिया है। ऑन्द्रे ग्रोज ने विभाजित समाज, सेगमेंटल सोसाइटी नाम दिया है किसे, उत्तर औद्योगिक समाज को। मार्सिन मैक्लुहान ने विश्व ग्राम समाज, ग्लोबल विलेज सोसाइटी नाम दिया है। विलियम गुडे ने सफेद पोस्ट समाज, व्हाइट कॉलर सोसाइटी नाम दिया। किमाल यंग ने औपचारिक समाज, फॉर्मल सोसाइटी नाम दिया। डेनियल बेल ने सेवा समाज, सूचना समाज, ज्ञान समाज, उत्तर कृषि समाज नाम दिया। पॉल हाइजर ने जन समाज, मास सोसाइटी नाम दिया है उत्तर औद्योगिक समाज को। टॉफलर ने थर्ड वेव की बात की है। वेबलर ने विकसित औद्योगिक समाज, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी नाम दिया है उत्तर औद्योगिक समाज को। एड जियोनी ने सक्रिय समाज, एक्टिव सोसाइटी नाम दिया है। बोल्डिंग ने उत्तर मध्य समाज, पोस्ट सिविलाइज सोसाइटी नाम दिया है। पॉल पॉपर ने प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धात्मक समाज, कम्पिटिटिव सोसाइटी नाम दिया है। और अल्थुजर ने सात समाज मतलब क्रेडेंशियल सोसाइटी नाम दिया है किसे, उत्तर औद्योगिक समाज को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।